हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूहैब। मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम साथ मिलकर क्लास 9th का सोशल साइंस का और हिंदी का दोनों कोर्सेज का कोर्स ए और कोर्स बी का सिलेबस देखने वाले हैं। कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है सर कि हिंदी में कोर्स ए क्या है और कोर्स बी क्या है, तो उसके ऊपर मैंने अलग से एक शॉर्ट्स बनाया है और उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दिलवा दूंगा। ठीक है, साथ ही साथ ये जो पीडीएफ है इसकी लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। हमें फटाफट, आपके समय से ज्यादा कीमती फिलहाल कुछ भी नहीं है, तो मैं आपको फटाफट तरीके से बताता हूं सोशल साइंस में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। एकदम सरल, सीधा, स्पष्ट। इस सभ्यता में एक कहावत है कि सत्य जो है हमेशा सरल होता है। ट्रुथ बाय नेचर, ट्रुथ इज वेरी सिंपल। कई लोग जिनको मैं जानता हूं जो जीवन में 35-40 साल के होने के बाद जो सत्य समझते हैं कि भाई मैं कुछ काम, मैं सोचता हूं कि आज मैं नाजिज्म वाला पूरा चैप्टर पढ़ लूंगा, रशियन रेवोल्यूशन का, मैं बैठता हूं, मेरे से नहीं हो पाता, मैं अभ्यास नहीं कर पाता, मैं पढ़ने बैठता हूं, मेरा मन इधर उधर भटकने लगता है और मेरे से पढ़ाई नहीं हो पाती, तो ये बहुत मुश्किल है, ये है वो है, गोल्स को कैसे अचीव करे। ये सब जो आपका संघर्ष है ना, ये लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। और इसका पता है सोल्यूशन क्या है? अपने गोल्स को कैसे अचीव करे, अपने मन को जो इधर उधर दौड़ रहा है मृग की तरह, किसी हिरण की तरह, अपने मन को कैसे स्थिर करे, नियंत्रण में करे। तो इसका उपाय क्या है? भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यासेन तू कौनते, अभ्यास से ही होगा। एक तो वैराग्य होता है, वो तो हम में से कुछ विरले लोगों को मिलती है साहब, वैराग्य आप छोड़ दीजिए, अभ्यास से होगा, प्रैक्टिस से होता है। और ये बहुत बड़ा सच है एक तरीके से, जो कई लोगों को बहुत बाद में पता चलता है कि हाँ मेरे को रशियन रेवोल्यूशन पढ़ना नहीं है या मेरे को नाजिज्म पढ़ना पसंद नहीं है, तो मेरे को ना पता है, उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ के उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर मेरा नाजिज्म चैप्टर में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो डॉक्यूमेंट्रीज देख के इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। मैथ्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं श्रीनिवास रामानुजन के बारे में पढ़ूंगा, मेरे कोर्स में उनका कोई कुछ नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। I will learn about Srinivasa Ramanujan, one of the greatest mathematicians who ever lived. रामानुजन ने ब्लैक होल की इक्वेशंस तब दी है जब हमको पता भी नहीं था कि ब्लैक होल करके और सुपरनोवा करके कोई चीज होती है। अरे हाँ या ना? सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करो और प्रैक्टिस करते रहो, ये एक सच है। और ये सच पता है विडंबना क्या है जीवन की, आयरनी मैं आपको जीवन की बताता हूं। ये सच कि प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, अपने आप मन आकर के लगेगा। ये सच जो अक्सर लोग 30 और 35 की वर्ष में बहुत संघर्ष करके सीखते हैं ना, यही सच आपके मोहल्ले में कहीं कोई पंडित जी कभी भजन में कहीं गाते होंगे कि जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। बहुत सिंपल सा है, पर आपके आसपास ही था। आपके आसपास आपकी मम्मी कहीं भजन या कथा सुनने जाती होंगी, उसमें कभी कभी ये गीत आता होगा और इस गीत में ही सच है। आप इस सत्य को देखिए, जीवन का सबसे बड़ा सच यहां से 7 समंदर पार अमेरिका में नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा सच व्यक्ति के आसपास ही होता है, पर व्यक्ति उसे देख नहीं पाता। इसलिए स्पिरिचुअलिज्म में हम बोलते हैं कि आसपास जो अवेयर हो जाता है, जो उसके आसपास हो रहा है, वही व्यक्ति वास्तव में स्पिरिचुअल है। उसी तरीके से जीवन का सबसे बड़ा सच जो है वो सिंपल होता है। ट्रुथ बाय नेचर इज सिंपल। तो सत्य जो है सरल होता है। सरल भाषा में हम यहां पे समझेंगे क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर पूरा आएगा। इस बार आपके लिए सहूलियत क्यों अच्छी है? क्योंकि सीबीएसई ने साइड बाय साइड आपको मार्क्स दे दिए कि इस चैप्टर से इतने नंबर का क्वेश्चन पूछेंगे, इस चैप्टर से इतने नंबर का। ये पहले नहीं दिया जाता था, इस बार दे दिया है, तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। अगेन फटाफट जो है समझते हैं इसे। ठीक है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो पीरियड कितना है साहब, ये कॉलम आपको देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पूरा चैप्टर आएगा, कुछ डिलीटेड नहीं है। 7 नंबर का चैप्टर आएगा ये। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये सोचो कि 7 नंबर का ही आएगा तो मैं 3 नंबर और 5 नंबर के या 2 नंबर के क्वेश्चन पढ़ू, नहीं। वो 7 नंबर कैसे भी पूछ सकते हैं। एमसीक्यू के 2 क्वेश्चन पूछ देंगे, 5 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछ देंगे, या 2-3 नंबर के क्वेश्चन पूछ देंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ देंगे, वो कैसे भी पूछ सकते हैं। ऐसे भी फ्रेंच रेवोल्यूशन को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, डेमोक्रेसी की मां कहा जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी के सारे फंडामेंटल टर्म्स, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, सॉवरेनिटी, ये सब कहां से आए हैं? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्यूचर में एनडीए का एग्जाम देते हैं, वहां पे वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, या यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, आईएएस सिविल सर्विसेज का, तो इसको पढ़ लेना, कोई बहुत रॉकेट साइंस वाला चैप्टर भी नहीं है। फ्रेंच रेवोल्यूशन 7 नंबर का। सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, जार जोसेफ स्टालिन और वो सब आप पढ़ोगे यहां पे, व्लादिमीर लेनिन। सोशलिज्म यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, देखिए इसका वेटेज फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी 2 नंबर ज्यादा है।
हिस्ट्री में सबसे ज्यादा नंबर के सवाल अगर किसी चैप्टर से पूछे जाएंगे तो सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। वो कहानी है साहब, वो चैप्टर किस चीज के बारे में? वो चैप्टर है कि कम्युनिज्म के बारे में, कि ऐसा क्यों है कि वो जो अंबानी, अडानी और टाटा है उनके पास भारत की 33% पैसा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों ना हम ऐसा बनाए कि समाज के लिए हम कोई सरकार बनाए, कि अगर कोई बहुत बड़ी जमीन का टुकड़ा है तो उस गांव के सभी किसानों में जमीन बराबर बांट दो और बोलो सबको खेती करो और जो भी प्रोडक्ट आएगा आपस में बांट लो। तो जोसेफ स्टालिन एक सबसे क्रूर आप कहोगे, आप देखोगे कैसे रशियन रेवोल्यूशन आया, जुलाई रेवोल्यूशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन, वो सब उसी के पार्ट्स हैं साहब। रशियन रेवोल्यूशन इज द स्टोरी ऑफ कम्युनिज्म, एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे देशभक्ति इतनी कट्टर हो गई कि देश के लिए पति अपनी पत्नी पे भरोसा नहीं करने लगा और बच्चे अपने भाई बहनों पर नहीं। देशभक्ति का नेगेटिव साइड अगर कभी आपको देखना है तो आपको कम्युनिज्म देखना चाहिए, जो कुछ हद तक चाइना में होता है। चाइना में तुम सरकार के खिलाफ कुछ बोल करके दिखा दो साहब, आपका घर तक वो फूंक सकते हैं। दिस नो गारंटी। और वो कम्युनिज्म कहां से आया? वो सोशलिज्म से, जो कि रशिया में पैदा हुआ। तो ये कहानी है इस चैप्टर में, और उसका वेटेज फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी ज्यादा है, 9 नंबर का। नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, फ्रेंच रेवोल्यूशन से 1 नंबर कम है, 6 नंबर का। ये चैप्टर भी लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है। नाजिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स, ठीक है। नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो भले ही हाँ उसने 6 मिलियन ज्यूस को मरवाया, ही वॉज अ वेरी बैड पर्सन, बट समवेयर इट वॉज अडोल्फ हिटलर जिसने जर्मनी को उतनी खराब हालत से बाहर निकाला। अदरवाइज इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर अ कंट्री लाइक जर्मनी, जिसके ऊपर इतने सैंक्शंस लगा दिए गए, कि वो कैसे इतना ज्यादा डेवलप कर पाए। आज भी जर्मनी के डेवलप में हिटलर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो सिर्फ अच्छा बोलता था, आर्ट स्कूल में गया था, वहां से भी नहीं निकाल दिया गया, पैसे नहीं थे तो नहीं जा पाए, वहां से ही बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री जनरल्स। एंड यू वोंट बिलीव बट हिटलर वुड हैव वन द सेकंड वर्ल्ड वॉर अगर वहां पे यूएस लास्ट में और रशियन इन्वेजन एक बड़ा फेलियर नहीं होता तो। दिस इज द चैप्टर, ये पूरा 6 नंबर का आप पढ़ोगे। अब यहां पे आपके लिए खुशखबरी ये है कि जो 4th चैप्टर है, फॉरेस्ट सोसाइटी इन कॉलोनियलिज्म, ये जो है साहब इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट क्या होता है, इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर वीडियो ऑलरेडी आ गई होगी, मैं नहीं जानता है वीडियो कब पोस्ट हो रही है, तो आप हमारे चैनल पे जाके इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट एड्यूहैप, आईडीपी एड्यूहैप ऐसे सर्च करेंगे तो प्रोबेबली वो आपको वीडियो टॉप पे मिल जाएगी। खैर, फॉरेस्ट सोसाइटी इन कॉलोनियलिज्म को जब हम देखते हैं तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। ये जो आपका 4th चैप्टर है, इन 3 चैप्टर्स में तो कोई रिडक्शन नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है। फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म में सिर्फ ये एक टॉपिक आपको पढ़ना है, वाई डिफॉरेस्टेशन। ये टॉपिक जहां पे स्टार्ट हो रहा है ऐसी हेडिंग होगी, जहां स्टार्ट हो रहा है और जहां एंड हो रहा है, सिर्फ इतना ही कंटेंट आपको पढ़ना है। सिर्फ वाई डिफॉरेस्टेशन साहब इतना पढ़िएगा। उसके अलावा इस चैप्टर से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके फाइनल एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, ठीक है। ऑलराइट, ये और बाकी जो बचा हुआ चैप्टर है उससे इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट का क्या मतलब है? इंटरडिसिप्लिनरी जैसे होता है इंटर स्कूल, तो मतलब केवी वाले बच्चे डीएवी के साथ मैच करेंगे। इंटर स्कूल है ना, एक स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूल से। इंटरडिसिप्लिन जैसे साइंस और कॉमर्स हो गया, तो उदाहरण के तौर पे वो आपको बोलेंगे कि साहब मेरे को बताओ साइंस का कोई टॉपिक ले लो, जैसे कि सोशल साइंस का कोई टॉपिक लिखते हैं, क्योंकि मैं सोशल साइंस पढ़ा रहा हूं। सोशल साइंस का कोई टॉपिक लिखते हैं, मानो ग्लोबलाइजेशन सोशल साइंस का टॉपिक है। अब उसको मैं कैसे रिलेट करूंगा किसी दूसरे सब्जेक्ट से, है ना? उसको मैं मैथ से कैसे रिलेट कर सकता हूं या साइंस से कैसे रिलेट करूंगा? तो मैं उसको कोई प्रोजेक्ट दे दूंगा स्टूडेंट को कि मेरे को बताओ जो टेक्नोलॉजी आई है नई टेक्नोलॉजी आई है, मोबाइल फोन्स आए, ये जो सिम का टेलीकम्युनिकेशन इतना अच्छा डेवलप हो गया, एयरटेल जियो वगैरह, इस टेक्नोलॉजी से क्या कोई असर पड़ा है इसके ऊपर, ठीक है। जो भी सोशल साइंस का आपका टॉपिक हो, ग्लोबलाइजेशन हो गया या जो भी टॉपिक हो, ग्लोबलाइजेशन का क्या टेक्नोलॉजी से रिलेशन है, या इकोनॉमिक्स का कोई दूसरा टॉपिक ले लेंगे, पॉवर्टी का क्या टेक्नोलॉजी से रिलेशन है। तो 2 अलग अलग फील्ड के टॉपिक्स को, 2 अलग अलग सब्जेक्ट के टॉपिक्स को मर्ज किया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाएगा। सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन वो आपके टीचर के ऊपर है, बहुत सीधा सा होगा, 5 नंबर का ही वेटेज होगा इसका, तो अच्छे से कीजिएगा। ये जो बचा हुआ चैप्टर है, ये एक टॉपिक छोड़ के ये जो बचा हुआ चैप्टर होगा आपका फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, उससे वो आपको कोई प्रोजेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। वो भी कहां कहां से दे सकते हैं? राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री, रेबेलियन इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा,
प्रोबेबली वो आपको बोलेंगे जावा कौन से देश में है, उस देश की नेबरिंग कंट्रीज क्या है, इसके ऊपर एक पीपीटी बनाओ। तो इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट क्या है वो हम बाद में देखेंगे। प्रोजेक्ट वर्क होगा जो आपकी मैडम या सर आपको देंगे कि भैया ये रोल प्ले कर लो, या फिर पीपीटी बना करके क्लास में प्रेजेंटेशन दो, या ये क्विज कर लो, या फिर तुम लोगों को क्या करना होगा, छोटे छोटे नाटक करने होंगे अलग अलग जगह पे, है ना, रोल प्ले जिसको जैसा मैंने कहा। या फिर वो ये भी दे सकते हैं कि असाइनमेंट, रिटन असाइनमेंट सबमिट करो। वो टीचर के ऊपर है, वो आपको कोई प्रोजेक्ट देंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट भी तभी कर पाओगे जब ये कॉन्सेप्ट्स पता होंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, इसको सबसे ज्यादा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि मेन तुम्हारा करता धरता यही है। इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट सिर्फ 5 नंबर का होता है, ऑलराइट। और ये जो चैप्टर है पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है, टू बी असेस्ड इन द पीरियोडिक असेसमेंट ओनली, ये चैप्टर पूरी तरीके से डिलीटेड है। ये जो स्कूल में आपके यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं ना, उनको भी थोड़ा सा क्रंच में करके, ठीक है, जहां तक मैं समझ पाया हूं। देखो क्या होता है कि उदाहरण के तौर पे एग्जांपल से बताऊं तो मानो 80 नंबर का तुम्हारा फाइनल पेपर होता है। 80 नंबर तुम्हारा एक्सटर्नल हो गया, एक्सटर्नल इन द सेंस जो तुम पेपर लिखोगे, 80 नंबर इसके हो गए। जो बचे 20 नंबर है, वो 20 नंबर जो है 5-5-5-5 में बढ़ जाते हैं। एक 5 नंबर होता है इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट का जो तुमको मिलेगा, एक 5 नंबर होता है नॉर्मल प्रोजेक्ट या असाइनमेंट, कोई अलग सा प्रोजेक्ट और असाइनमेंट भी देते हैं वो। एक 5 नंबर इसमें होता है कि जो तुम यूनिट टेस्ट वगैरह देते हो, तो जैसे तुमने 40 नंबर का यूनिट टेस्ट दिया, तो उसको वो पता नहीं 8 से डिवाइड करके वो कैसे ना कैसे तुम्हारे 40 नंबरों को कन्वर्ट कर देंगे कि आउट ऑफ 5 तुम्हें कितना आया। ये 5 नंबर उसके होते हैं। और बचे 5 नंबर टीचर आपके बारे में क्या सोचता है, आप क्लास में अटेंटिव है या नहीं, है ना, आपने कोई राड़ा तो नहीं किया टीचर के साथ, अटेंडेंस बराबर है या नहीं, क्लास वर्क होमवर्क टाइम पे करते हैं या नहीं। तो घुमा के ये 20 नंबर जो है टीचर के हाथ में होते हैं, बाकी 80 नंबर का फाइनल एग्जामिनेशन लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। क्लास 10th में भी आपका स्ट्रक्चर जो है साहब इसी तरीके से होगा, ठीक है, ऑलराइट। यस, तो आपने देख लिया पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये सिर्फ यूनिट टेस्ट में आएगा। इस चैप्टर को मैं एक बहुत शॉर्ट में इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा जिसमें क्रिस्प और प्रिसाइज तरीके से आप ये पूरा चैप्टर समझ पाए। अदरवाइज आपको इस चैप्टर में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये हो गया। और हाँ, ये जो आपका चैप्टर है भी, ठीक है, कहाँ गया, फॉरेस्ट सोसाइटी इन कॉलोनियलिज्म, ये सिर्फ 1 नंबर का आएगा आपके फाइनल एग्जामिनेशन में, ठीक है। बाकी पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड तो कुछ नहीं आएगा। तो हिस्ट्री आपका पूरा हो गया। देखिए 3 चैप्टर आपके पूरे हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन और ये वाला। फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म में एक ही टॉपिक पढ़ना है, उससे भी कोई 1 नंबर का ही सवाल आएगा, कोई एमसीक्यू आएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। बाकी बचा आईडीपी में आएगा, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट, और ये चैप्टर सिर्फ यूनिट टेस्ट में आएगा, ठीक है, पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। पैस्टोरलिस्ट का मतलब होता है एक समाज हुआ करता था जो चलता था। तो आजकल लोग गांव जाते हैं तो जैसे 2-2 4-4 सूटकेस लेके जाते हैं ना, पैस्टोरलिस्ट वो समाज था जो जब भी गांव जाता था तो हर्ड्स ऑफ कैटल अपने साथ, 100 गाय, 100 बकरियां, 100 भैंसे, हाँ, बड़े बड़े कैटल को लेके, आदमी से ज्यादा कैटल होते थे। तो ऐसी कम्युनिटी जो लार्ज ग्रुप्स ऑफ कैटल को लेके माइग्रेट करती थी उनको पैस्टोरलिस्ट कहते हैं। और उस कम्युनिटी का पतन कैसे हुआ, जो भारत में अक्सर देखी जाती थी, वो कम्युनिटी कैसे गायब हो गई, उसकी कहानी आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर नेम, अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में फटाफट अपनी कलम उठा लीजिए, ठीक है, फटाफट, टाइम, फालतू टाइम हमारे पास नहीं है वेस्ट करने के लिए। इंडिया साइज एंड लोकेशन पूरा चैप्टर आएगा आपको, 4 नंबर के लिए चैप्टर आएगा, छोटा सा है, अच्छा है, इजीली आप ये 4 नंबर स्कोर कर सकते हैं, है ना। ट्रॉपिक कौन सी लाइन है जो भारत को ऑलमोस्ट 2 इक्वल स्टेट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, नेम सम ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, ऐसे जनरल क्वेश्चंस आते हैं। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, अगेन पूरा चैप्टर आएगा, 5 नंबर के लिए, पहले वाले से भी 1 नंबर ज्यादा। ड्रेनेज, ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, इसमें 4 नंबर के लिए। क्लाइमेट, ये पूरा चैप्टर भी पढ़ना है 5 नंबर के लिए। तो शुरू के 4 चैप्टर्स में कुछ भी आपके लिए डिलीटेड नहीं है। उसके बाद जो 5वां चैप्टर है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसमें सिर्फ वाइल्ड लाइफ वाला जो पूरा टॉपिक है, सिर्फ यही आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आएगा। बाकी आपको वेजिटेशन बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वाइल्ड लाइफ पढ़ने की जरूरत है। वाइल्ड लाइफ में याद रखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ भी आ जाता है, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ आपको सिर्फ पढ़ना है, नेचुरल वेजिटेशन, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन,
टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, ये सब आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन सब में से वो कोई आपको प्रोजेक्ट दे देंगे। अब आप बोलोगे सर आपने बोला था प्रोजेक्ट तो 5 नंबर का होगा, तो वो ऊपर जो हमने देखा वो आएगा प्रोजेक्ट में या ये आएगा? ये आपकी मैडम या सर के ऊपर है, वो 5 नंबर के प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या दे। हो सकता है वो एक से ज्यादा भी प्रोजेक्ट आपसे कराए इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट के नाम पे। बस जो भी प्रोजेक्ट होगा सिंपल होगा। अगर आप एक कॉन्फिडेंट स्टूडेंट है, अपनी बात बेबाकी से अपने क्लास के सामने कोई छोटा सा प्रेजेंटेशन करने से नहीं डरते, तो आप बहुत इजीली ये चीजें कर पाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ हर स्कूल चाहता है कि उसका रिजल्ट अच्छा हो, तो जब तक आपने कोई बहुत बड़ा कांड ना किया हो वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पूरे नंबर मिले, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉपुलेशन, ही पूरा चैप्टर आएगा, इसमें कुछ डिलीटेड नहीं है। 3 नंबर का ये चैप्टर आएगा आपका ज्योग्राफी से, ठीक है। तो आपके शुरू के 3 चैप्टर्स तो पूरे हैं, ठीक है। शुरू के 4 चैप्टर्स माफ कीजिएगा, इंडिया साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर्स, ड्रेनेज, क्लाइमेट, पूरा चैप्टर पढ़ना है। 1 नंबर का कोई एमसीक्यू पूछ लेंगे ये वाइल्ड लाइफ से, ठीक है, ये जानवर कौन सा स्पीशी ऐसा कुछ पूछ लेंगे, और पॉपुलेशन से 3 नंबर का, ठीक है। तो ये आपका हो गया ज्योग्राफी। उसके बाद हम बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स से, माफ कीजिए सिविक्स के ऊपर। सिविक्स में व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, सबसे सिंपल चैप्टर जो है, 3 नंबर इसको एलोकेट किया गया है। ये 3 नंबर आपको तोहफे में दिया जा रहा है, इससे सिंपल चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा कभी भी। व्हाट इज, इसमें सिर्फ फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी वीडियो बन चुकी है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, सिर्फ 3 नंबर का, अगर नहीं आई होगी तो जल्द आ जाएगी वीडियो। सिर्फ 3 नंबर का वेटेज है इस चैप्टर का, पूरा पढ़ना है चैप्टर। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पूरा पढ़ना है। याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन का 3 नंबर का, और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो अक्सर स्टूडेंट स्ट्रेस करते हैं कि डिफिकल्ट चैप्टर है, इसका सिर्फ 2 नंबर का वेटेज होगा, ठीक है। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस और डेमोक्रेटिक राइट्स, डेमोक्रेटिक राइट्स चैप्टर कभी कभी हटा दिया जाता है, पर इस साल नहीं हटाया गया है। तो इस साल सिविक्स में आपको 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और उनका वेटेज है। सबसे ज्यादा वेटेज देखिए वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस का है 5 नंबर का, और डेमोक्रेटिक राइट्स का 2 नंबर का वेटेज है अपने आप में, क्लियर है। तो ये सिविक्स है। जो 5 चैप्टर्स यहां पे डिलीट किए गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस चैप्टर का सिर्फ ये टॉपिक पढ़ना है बाकी आईडीपी में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई टॉपिक डिलीटेड नहीं है, कोई चैप्टर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनिट टेस्ट में आएगा, फाइनल एग्जामिनेशन में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 5 के 5 चैप्टर्स आपको सिविक्स में पढ़ने हैं, ऑलराइट। इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स अब यहाँ पे एक फर्स्ट चैप्टर जो था, ठीक है, ये कम कर दिया गया, हालांकि इतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं था लेकिन कम कर दिया गया, तो आपको आसानी होगी। स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर टू बी असिस्ट इन पीरियोडिक असेसमेंट ओनली, जो आपके यूनिट टेस्ट होते हैं सिर्फ उसमें ये चैप्टर पूछा जाएगा। एक स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर इकोनॉमिक्स से, और एक हिस्ट्री से पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये दोनों चैप्टर वो जो तुम्हारे बीच में एग्जाम होते हैं यूनिट टेस्ट में, उसके लिए खाली पढ़ लेना। बाकी जब जैसे ही दिसंबर जनवरी आएगा ये जो चैप्टर भूल जाना, क्योंकि फाइनल एग्जामिनेशन में इन दोनों चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। पैस्टोरल हिस्ट्री में पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, एंड इकोनॉमिक्स से द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ऐसे भी ऐसा कोई गांव है नहीं, फिक्शनल विलेज है ये। पीपल एज अ रिसोर्स, पॉवर्टी एज अ चैलेंज, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, पूरा पढ़ना है। 5-5-5-5 तीनों का एक ही वेटेज है, तो 15 नंबर के। मैं आपको स्ट्रांगली बताता हूं कि 5-5 नंबर के क्वेश्चंस इन चैप्टर से आते हैं इकोनॉमिक्स से, ठीक है। 5 नंबर के 3 क्वेश्चन नहीं आएंगे फाइनल एग्जामिनेशन में, पर इन चैप्टर्स में से किसी एक चैप्टर से 5 नंबर का एक क्वेश्चन तो गारंटीड आएगा। हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो पीपल एज रिसोर्स, पॉवर्टी एज अ चैलेंज, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, तीनों चैप्टर्स का 5 नंबर का वेटेज है, ठीक है। इसमें भी फर्स्ट चैप्टर को हटा दिया जाए तो कुछ भी डिलीटेड नहीं है, आप यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद एक और चीज जो मुझे आपको बतानी थी, ठीक है, ये आपके काम का नहीं है, मैं सीधा आपको दूध की मलाई के ऊपर लेकर के आता हूं, जो आपके लिए रेलेवेंट है साहब, है ना। रेलेवेंट ये टीचर्स के लिए कि वो किस तरीके से पढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक वीडियो है, तो इस वीडियो पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, उस वीडियो में कोई टॉपिक होगा। अब ये भी टीचर के ऊपर है कि वो ये वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं या कोई और वीडियो है, ये तो सिर्फ गाइडलाइंस दी गई है सीबीएसई की तरफ से, ठीक है। ऑलराइट, लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स। मैप आइटम्स क्या पढ़ना है, क्लास 9 वालों फटाफट यहाँ पे ध्यान दीजिए। क्लास 9 सोशल साइंस, क्या क्या मैप आइटम्स आपको पढ़ने हैं। हर सब्जेक्ट की मैप वीडियो एड्यूहैप पे आपको मिलेगी, ठीक है। किस तरीके से, जैसे अगर मैंने एड्यूहैप पे फ्रेंच रेवोल्यूशन का चैप्टर अपलोड किया, तो उसके तुरंत बाद जो है मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का मैप वर्क अपलोड करूंगा, ठीक है। और वो वीडियो स्टार्ट ही ऐसी होगी कि मैं सीबीएसई के सर्कुलर में आपको दिखा दूंगा कि भैया फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये चीजें सीबीएसई पूछ सकती है आपसे, आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो ये मैप वर्क इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। जिस चैप्टर से मैप वर्क नहीं आ रहा होगा, उस चैप्टर की वीडियो डालने के बाद मैं उसका अलग से मैप वर्क की वीडियो नहीं डालूंगा, ठीक है।
तो बोर्डियोक्स, नांतेस, पेरिस, मार्सेले, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से आ सकता है। सोशलिज्म या रशियन रेवोल्यूशन चैप्टर से वर्ल्ड मैप में, अब जिन स्टूडेंट्स को वर्ल्ड हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, जर्मनी कहां पर है, ऑस्ट्रो हंगेरिया कहां पर है, रशिया कहां पर है, सबसे बड़ा वही है, सबसे इजी वही होता है लोकेट करना। ऐसे वर्ल्ड मैप के कुछ कंट्रीज, इंग्लैंड, यूएसए, ये आपको लोकेट करने के लिए दे सकते हैं। आपको लगेगा सर इतना पढ़ना है, फ्रांस का पढ़ना है, देखो बेहतरीन स्टूडेंट बनो। इसमें बुद्धिमान स्टूडेंट क्या है, वो देखेगा कि ये क्या है। देखो बोर्डियोक्स, नांटेस, ये सब जो है क्या है, जैसे फ्रांस अगर इतना बड़ा है ना, तो उसके कोस्टल सिटीज हैं, तट पे तुमको उसके मिलेंगे ये, ठीक है। उसके साथ साथ हम क्या देख रहे थे वर्ल्ड मैप में, पेरिस तो यहां बीच में आएगा, मार्सेले भी उसके आसपास है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी। अगर वर्ल्ड मैप यूरोप का थोड़ा सा जूम करके दे दिया गया, तो अब इतना तो तुमको आइडिया होना चाहिए कि यहां पे ये यूरोप का पूरा मैप है, यहां पे समुद्र है, यहां पे अमेरिका है, तो समुद्र के ठीक यहां पे जो कंट्री होगी वो जो है तुम्हारी कौन सी कंट्री होगी, यहां पे यूके होगा। थोड़ा सा अवेयर बनाने के लिए स्टूडेंट्स को ये फाइनल एग्जामिनेशन में आ सकता है। बहुत सरल है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। भारत थोड़ी है ये साहब की इतने अलग अलग तरह के लोग, जनजातियां, समाज, ईश्वर, भाषाएं, नहीं, ये सब छोटे मोटे देश है साहब। क्या है, तमिलनाडु जितना होगा तुम्हारा यूनाइटेड किंगडम। अरे समझ रहे हो, छोड़ो उसको, क्या इतना टेंशन मत लो, ठीक है, बिल्कुल भी आराम से करो। ज्योग्राफी में इंडिया के वो पूछ लेंगे, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गुजरात, ऐसा मैप दे देंगे, उसमें एक जगह मार्क कर देंगे, है ना, ए, है ना, ए इज द कैपिटल ऑफ गुजरात, आइडेंटिफाई ए, तो तुमको बस नाम लिखना है। अच्छा, कैपिटल ऑफ गुजरात इज गांधीनगर, कैपिटल ऑफ आई डोंट नो महाराष्ट्र, मुंबई, है ना, मध्य प्रदेश, भोपाल, बिहार, पटना, यूपी, लखनऊ, कोई भी हो तुमसे पूछ लो, बस देख लेना, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे, लोकेशन एंड लेबलिंग उसको लोगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वही लाइन है जो भारत को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न और सदर्न, ठीक है। भारत की कुछ नेबरिंग कंट्रीज, माउंटेन रेंजेस कुछ पूछ लेंगे आपसे, इसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, इनके शॉर्टकट्स बता दूंगा, ठीक है। ये ड्रेनेज सिस्टम आइडेंटिफिकेशन के लिए होती है। देखिए सीबीएसई आपसे, ये आपकी स्कूल की मैडम जो है आपसे 2 तरीके के सवाल पूछती है मैप वर्क में। अब मोटा मोटी अगर आपको बताना हो, एक सवाल कैसा होता है कि मैडम ने क्या किया, ये यहाँ पे बोलेंगे कि भाई इसमें ना ये जो मैप है, इंडिया का जो एक नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका, उसको आइडेंटिफाई करो। तो श्री तुमको बस नाम, तुमको खुद डॉट बना करके नाम लिखना होता है। ये होता है लेबलिंग वाले क्वेश्चन। आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चन में जैसे खुद यहाँ पे एक एरो बना करके ए लिख दिया जाएगा, बोलेंगे ए इज द कैपिटल ऑफ गुजरात, तो मार्क उन्होंने खुद कर दिया है, तुम्हें बस ए का नाम लिखना है कि अच्छा ए क्या है, ए है गांधीनगर, ऑलराइट। तो ये होता है आइडेंटिफिकेशन वाले, जहां मार्क खुद किया गया होता है, और ये होता है लोकेटिंग या प्लॉटिंग वाले क्वेश्चंस। इन्हीं 2 तरीके के सवाल जो है आते हैं साहब, ठीक है। तो ये रिवर जो है सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा, खुद मार्क करके दिया होगा, आपको बस बता लगाना है कि हाँ ये नदी हिमालय के यहाँ से निकल रही है, और तो ये नदी गंगा, माँ गंगा होंगी, ठीक है। ऐसे तुम्हें आइडिया लगाना है थोड़ा। क्लाइमेट से इतना कुछ विंड डायरेक्शन कभी आया नहीं हो, बस दे देते हैं लिखने के लिए, इतना अनुभव है तो बता रहा हूँ। पॉपुलेशन से बस पॉपुलेशन डेंसिटी, वो भी हर स्टेट का पता होने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताओ पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ की है, उत्तर प्रदेश, नॉट नेसेसरी, वहां की पॉपुलेशन ज्यादा है। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब क्या होता है कि 1 किलोमीटर में कैसे लोग, कितने लोग रह रहे हैं। यहाँ पे दिल्ली में जैसे 1 किलोमीटर में 1000 लोग रह रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में 100 लोग रह रहे हैं। अरे सीरियसली, हो सकता है कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी काफी कम हो और दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी अच्छी खासी हो। तो खैर वो आपको बस ये 2 चीजें पता होनी चाहिए। कल को अगर वो पूछते हैं आपके स्कूल की मैडम या सर कि आइडेंटिफाई या हाँ लोकेट द स्टेट ऑन द गिवन मैप ऑफ इंडिया विच हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी और द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो बस आपको वो पता होना चाहिए। अब देखो जो इंटरनल असेसमेंट मैंने तुमको बताया, 80 नंबर तुम्हारा फाइनल एग्जामिनेशन होगा, 20 नंबर तुम्हारे टीचर के हाथ में होंगे, वो कैसे डिवाइडेड होंगे वो मैंने बता दिया। 5 नंबर जो तुम यूनिट टेस्ट दोगे उसको, वो जैसे 40 नंबर का यूनिट टेस्ट दिया उसको 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 5 जा 40, वो 40 को 5 नंबर में कन्वर्ट करेंगे। 5 नंबर तुम्हारे यूनिट टेस्ट के होंगे, 5 नंबर इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट, इसमें क्या क्या हो सकता है, क्विज, डिबेट, रोल प्ले, वाइवा, जब टीचर आपसे सवाल पूछेगा हर एक स्टूडेंट को पर्सनली बुला के, ग्रुप डिस्कशन, विजुअल एक्सप्रेशन, इंटरैक्टिव बुलेटिन बोर्ड्स की आपको जो भी आइडिया है बुलेटिन बोर्ड पे आप लिखिए। ये आपके स्कूल के टीचर के ऊपर है, अगर वो अच्छे होंगे तो आपको इसमें काफी मजा आएगा। 5 नंबर यूनिट टेस्ट के,
5 नंबर आपके इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट, 5 नंबर अलग से आपको भी एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा तो 2 प्रोजेक्ट करने हैं, और 5 नंबर आप स्कूल में कैसे हैं, क्लास में टाइम टेबल से आते हैं, अटेंडेंस कैसा है, कॉपी मैडम से चेक कराते हैं कि नहीं, 5 नंबर उसके हैं। तो ये 20 नंबर यहां पे हो गए, और 80 नंबर का फाइनल एग्जामिनेशन आप देंगे, जो हमने देख लिया कि उसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट सीबीएसई के कई स्टूडेंट्स को नहीं होता है, तो मैं उसको इतना डिटेल में कवर नहीं करूंगा, नीचे क्लास 10th आ गया। खैर, तो ये है आपका सोशल साइंस का पूरा इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट के ऊपर मैं सोच रहा हूं कि शॉर्ट से नहीं होगा, मैं उसके ऊपर अलग से ही वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अगर वो वीडियो बन गई होगी तो उसकी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो आप अलग से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये जो पीडीएफ है इसकी लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। अब हाँ, अलग अलग से वीडियो बना के कोई मतलब नहीं था, तो अब मैं आपको हिंदी का सिलेबस भी फटाफट बता देता हूं। ठीक है, जिनको अभी भी थोड़ा सा डाउट है कि हिंदी कोर्स ए क्या होता है और कोर्स बी होता है, देखिए साहब, चिंता की कोई बात नहीं है, डरिए मत बिल्कुल भी। हिंदी में सीबीएसई ने 4 किताबें रिलीज, मतलब 2 सेट बना दिया सीबीएसई ने भी। उसमें आपके पास चॉइस है साहब कि आप कोर्स ए पढ़ लो या कोर्स बी पढ़ लो, लेकिन ये चॉइस आपके पास नहीं होती, ये आपके स्कूल के पास होती है। आपका स्कूल आपको बता देगा कि भाई हम कोर्स ए फॉलो करते हैं, तो हम क्लास 9th में हम क्या पढ़ेंगे, हम वो पढ़ेंगे 2 बैलों की कथा प्रेमचंद जी का। ये बोलेंगे हम कोर्स बी पढ़ते हैं, तो ये बोलेंगे कि हम कुछ अलग चैप्टर पढ़ेंगे जो उनके चैप्टर्स होते हैं। कोर्स ए के अलग चैप्टर्स होते हैं, अलग पोएम्स होती हैं, कोर्स बी की भी अलग चैप्टर्स अलग पोएम्स होती है। इनके पास क्षितिज और कृतिका होती है कोर्स ए के पास, कोर्स बी के पास स्पर्श और संचयन होता है। तो आपको इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपके स्कूल ने जो ऑप्ट किया होगा, सर हमको कैसे पता चलेगा, बेटा आप अपने स्कूल से पूछिए, टीचर्स आपको ना थोड़ा आइडिया हो जाएगा। 8th में भी आपने हिंदी पढ़ी होगी, आपको थोड़ा आइडिया अपने आप हो जाएगा कि आपके सब्जेक्ट का कोड क्या है और आपकी कौन सी वाली हिंदी है। कोर्स ए और कोर्स बी क्यों बनाया? कोर्स ए जो है ना, अब मैं कोई कमेंट तो पर्सनली नहीं करूंगा कौन सा डिफिकल्ट है और कौन सा वीक है, क्योंकि ऐसा सच कुछ बहुत ज्यादा है नहीं, पर कोर्स ए ज्यादातर आपको दिखेगा कि नॉर्थ के ज्यादा फॉलो करते हैं, और कोर्स बी साउथ इंडिया के काफी ज्यादा फॉलो आपको दिखते मिलेंगे। पर महाराष्ट्र में भी मैंने देखा है कि कोर्स ए काफी फॉलो होता है, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, कोर्स ए और कोर्स बी के ऊपर मैंने एक क्लैरिफिकेशन वीडियो बनाई है। फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब हम फटाफट हिंदी का सिलेबस भी जो है डिस्कस कर लेते हैं। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स, भले ही आप कोर्स ए से हो या आप कोर्स बी से हो, स्टूडेंट्स आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो है सेम रहेगा, आपके चैप्टर्स बस अलग अलग होंगे। ठीक है, आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं वो मैं आपको बता दूंगा। पेपर पैटर्न में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। इस साल एमसीक्यूज थोड़े ज्यादा आएंगे, आप बहुत लकी हैं। हिंदी में अक्सर क्या होता था, एक तो हिंदी लिखना इंग्लिश लिखने के मुकाबले थोड़ा मुश्किल होता है, उसमें मात्रा वात्रा भी होती है ना, तो हिंदी का पेपर लेंदी होता था, हाथ अक्सर दर्द कर जाते थे। इस बार सीबीएसई ने क्या किया है, उन्होंने जो आपका रीडिंग सेक्शन होता है ना, जो रीडिंग सेक्शन है, उसमें जितने भी अनसीन पैसेज या अनसीन पोएम आएगी वो सब एमसीक्यू होगा। पूरा रीडिंग सेक्शन एमसीक्यू होगा, तो आपको बस सही ऑप्शन लिखना है। पूरा ऑप्शन, अगर ख सही है तो ख लिख दो, ऑप्शन लिख दो, हो जाएगा। पूरा सेक्शन ए, पूरा रीडिंग सेक्शन एमसीक्यू से भरा होगा, प्लस पूरा ग्रामर सेक्शन भी एमसीक्यू से भरा होगा, और उसमें भी आपको चॉइस दी जाएगी कि मानो ग्रामर में 20 सवाल है तो साहब आप कोई भी 16 सवाल कर लीजिए। ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा ग्रामर सेक्शन में कभी एमसीक्यूज पूरे नहीं आते थे, पूरा ग्रामर सेक्शन में आपके एमसीक्यूज आएंगे और रीडिंग सेक्शन में भी आपके पूरे एमसीक्यूज आएंगे। याद रखिए, अभी हम हिंदी कोर्स ए के बारे में बात कर रहे हैं, कोर्स बी के बारे में थोड़ा सा आगे मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। ठीक है, कोर्स ए वाले यहां पे ध्यान दो, है ना। तो क्या होगा, आपका जो रीडिंग सेक्शन होगा जिसमें अनसीन पैसेज और अनसीन पोएम दी जाती है, वो आपको बता रहे हैं एक अपठित गद्यांश, एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा। अनसीन पैसेज यानी कि आपके बुक के बाहर का कोई लेख उठा के दे देंगे, उससे आधारित 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक बुक के बाहर की कोई कविता दे देंगे, उससे आधारित 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, व्याकरण में आपको क्या पढ़ना है, ग्रामर में भी सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। जैसा मैंने बताया, ग्रामर सेक्शन में क्या होगा, ग्रामर में पूरा आपका सेक्शन ए, पूरा जो रीडिंग सेक्शन है एमसीक्यू सेक्शन होगा, पूरा ग्रामर सेक्शन भी आपका एमसीक्यू होगा। ग्रामर में साहब क्या है कि ग्रामर में टोटल 20 क्वेश्चन, सारे के सारे एमसीक्यू होंगे, तो 20 एमसीक्यू वो आपसे पूछेंगे। उन 20 में से आपको कोई भी 16 का ही जवाब देना है। कोई 4 ऐसे सवाल होंगे जो आपको थोड़े डिफिकल्ट लग रहे होंगे या आपको उनका जवाब नहीं देना होगा, तो आप उनको छोड़ सकते हैं। आपके पास चॉइस है 20 में से कोई भी 16 सवालों का आपका जवाब देना है। सारे के सारे सवाल
एमसीक्यू होंगे। अब स्टूडेंट्स यहां पे भी ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। उपसर्ग, फालतू की इधर उधर की वीडियोस मत देखना, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय आपको पढ़ना है, प्रीफिक्स और सफिक्स जिसको कहा जाता है उपसर्ग। जैसे क्या होता है, आवश्यक, अति आवश्यक, तो इसमें अति क्या है, उपसर्ग है ना, क्योंकि वो मेन वर्ड के आगे लगाया जाता है। उसी तरीके से मेन वर्ड के पीछे जो लगाया जाता है, ठीक है, वो आपका प्रत्यय होता है। तो उपसर्ग प्रत्यय ये आएंगे। समास आपको पढ़ना है, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय और समास पढ़ना है, ठीक है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, वाक्य भेद भी आएंगे आपके पास। अलंकार आपको पढ़ने हैं। तो आपको ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, उपसर्ग प्रत्यय, वाक्य भेद और अलंकार। और हाँ, अलंकार में भी अलग अलग प्रकार के अलंकार होते हैं, सीबीएसई ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है। क्या पढ़ना है, अनुप्रास, यमक, उपमा और रूपक, ये चार। मतलब अब मानवीयकरण या जो अलग अलग अलंकार होते हैं वो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल चार अलंकार ठीक से, बाकी भी पढ़ लेना, पर मेजरली चार अलंकारों पे फोकस करना। अनुप्रास जैसे रघुपति, राघव, राजा, राम, र र र, जैसे अरे कंचन मृग बन कर आया, समझ रहे हो, अरे कंचन मृग बन कर आया, सिय का अपहरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। अरे इसमें अनुप्रास अलंकार है ना, माया का मारीच चला, म माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। जो मायापति है उसको कौन भटका रहा है, माया का मारीच। ये क्या है, अनुप्रास अलंकार का, जिसमें एक ही शब्द जो है एलिट्रेशन जिसको कहते हैं। आपको अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार, केवल ये चार अलंकार आपको पढ़ने हैं। ऑलराइट, बस अब आप फटाफट बस देख लो कौन कौन से चैप्टर्स। राइटिंग सेक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। लेखन सेक्शंस में एक अनुच्छेद लेखन पढ़ लेना, अनुच्छेद लेखन एक आपको पढ़ना है। दूसरा पत्र आपको पढ़ना है, औपचारिक अथवा अनौपचारिक, औपचारिक अनौपचारिक दोनों पढ़ लेना। अनुच्छेद लेखन, औपचारिक अनौपचारिक दोनों पत्र, लघु कथा, ईमेल लेखन, संवाद लेखन, सूचना लेखन, 5 चीजें दी है। लेकिन इसमें भी आपके पास चॉइस है। चॉइस जैसे कि क्या, चॉइस जैसे कि भैया या तो आप संवाद लेखन कर लीजिए या तो आप सूचना लेखन कर लीजिए। नोटिस जैसा आपने इंग्लिश में लिखा होगा, लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, फाउंड 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 जो होता है। तो इन दोनों में से मैं कहूंगा आप कोई एक ही तैयार करके जाइएगा, है ना। या तो संवाद लेखन अच्छे से कर लेना या सूचना लेखन। उसी तरीके से या तो लघु कथा लेखन आएगा आपको या औपचारिक ईमेल लेखन। लघु कथा पढ़ लेना या ईमेल लिख लेना, इन दोनों में चॉइस आएगी। और संवाद लेखन और सूचना लेखन, इन दोनों में भी आपको चॉइस आएगी। बाकी उसके ऊपर जो हमने देखा, अनुच्छेद लेखन और पत्र, फॉर्मल औपचारिक अनौपचारिक दोनों, पत्र और अनुच्छेद लेखन में कोई चॉइस नहीं है, इन दोनों में चॉइस है। तो 6 चीजें दी हैं, उनमें से कोई भी 4 आपको अच्छे से पढ़ के जानी है, क्योंकि 2 में चॉइस आएगी, ऊपर के 2 तो आपको ऐसे ही करने हैं। ऑलराइट, तो अनुच्छेद लेखन हमने टोटल 6 चीजें क्या क्या वो पूछ सकते हैं। अनुच्छेद लेखन, पत्र पूछ सकते हैं, औपचारिक औपचारिक दोनों, लघु कथा लेखन या फिर ईमेल लेखन, ठीक है, और संवाद लेखन या फिर सूचना लेखन। बस इतना ही आपको पढ़ना है। चैप्टर्स में आपको बता देता हूं कौन से चैप्टर्स डिलीटेड हैं। देखिए, निम्नलिखित पाठों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं ऐसे भी, तो आप ये खुद एक्सेस कर सकते हैं। काव्य खंड से केदारनाथ अग्रवाल जी का चंद्र गहना से लौटती बेर, ये चैप्टर नहीं पढ़ना है। यमराज की दिशा, ये बहुत अच्छा चैप्टर था चंद्रकांत देवताले जी का, तुम नहीं पढ़ोगे तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि लेखक को, कवि को मां ने कहा था कि कभी, क्योंकि इस चैप्टर का मर्म समझना जरूरी है, ये लाइफ में काम आएगा, कि लेखक जो थे कवि, उनकी मां ने कहा था कि कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ पांव करके मत सोना। क्यों? क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है। तो यमराज का, जब हम कहते हैं कि जब किसी का देहांत हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पांव हम दक्षिण दिशा की ओर करते हैं। कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ पांव करके मत सोना, वो यमराज का घर है। तो लेखक जब छोटे थे तो डरा करते थे, नहीं सोते थे। बाद में लेखक ने जब जीवन जिया, जब वो थोड़े बड़े हुए, तो उनको पता चला कि मां सही तो कहती थी, पर आज हर दिशा यमराज की दिशा है। हर तरफ आपको मृत्यु, आपको हर तरफ दुख दिखाई देगा, आपको हर तरफ असुर दिखाई देंगे। मानव के तन में जो असुर घूम रहे हैं, या आज मृत्यु कैसे भी हो सकती है। एक टाइम पे लोग 80-85 साल, 90 साल जीते थे, आज लोग 70 साल में ही, पता नहीं, समझ रहे हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो गई है। तो आज चारों दिशाओं में हाहाकार मचा है। आज ऐसा नहीं है कि अब दक्षिण की दिशा ही यमराज की दिशा है, अब हर दिशा यमराज की दिशा है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो दिन भर घर में बैठे रहते हैं,
जो एक्सरसाइज उतना नहीं करते, तो एक तरीके से वो अपनी बॉडी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, नहीं करना चाहिए। आज अगर तुम जवानी में अपने बॉडी के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे तो कल को बॉडी तुम्हारे साथ कॉम्प्रोमाइज ना करे। ऐसा होगा नहीं, मेरा आशीर्वाद है, तुम मेरे स्टूडेंट्स हो, तुम अभी बहुत जवान हो, तुम नहीं होगा। लेकिन कहने का मतलब है कि जब भी आप कॉलेज में जाए, स्कूल में जाए, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बैडमिंटन खेलिए, कोई दोस्त नहीं मिलता तो कान में कोई अच्छा भक्ति गाना लगा करके थोड़ी रनिंग वगैरह कीजिए, ठीक है। जो आप 5-10 मिनट भी कर पाए ना, वो 5-10 साल आपके जीवन के बढ़ा सकता है। इस गूढ़ सत्य को समझो। तो यमराज की दिशा चंद्रकांत देवताले की अब दक्षिण नहीं, अभी सभी दिशा यमराज की दिशा है, खैर आपको नहीं पढ़ना है। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, नहीं पढ़ना है। एक कुत्ता और एक मैना, ये आपको नहीं पढ़ना है। कृतिका से माटी वाली नहीं पढ़ना है। और किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, नहीं पढ़ना है। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स आपके, 2 कृतिका से और 2 1 और 4 क्षितिज से, ये चैप्टर्स आपके डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। चंद्रगहना से लौटती बेर, यमराज की दिशा, नाना साहब की पुत्री, एक कुत्ता और एक मैना, माटी वाली, और किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ठीक है, यहां तक था कोर्स ए का स्ट्रक्चर। अब चलिए आते हैं कोर्स बी की तरफ। कोर्स ए वाले अभी वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, है ना। कोर्स बी आपका भी सेम ही है, ठीक है। अगर आप ये सीधा इस वाले आए हैं तो मैं आपको बता देता हूं कोर्स बी वालों को क्या है। जो आपका पूरा पेपर होगा, ठीक है। शुरू में आपके पेपर में इस बार क्या अच्छा है कि सेक्शन ए जो आपका रीडिंग सेक्शन होता है और ग्रामर सेक्शन जो है, ये दोनों सेक्शन प्योरली एमसीक्यू बेसिस पे आएंगे। जैसे रीडिंग सेक्शन में वो आपको क्या देंगे, एक अनसीन पैसेज दे देंगे, ठीक है। इनफैक्ट वो आपको 2 अनसीन पैसेज देंगे। कोर्स ए वालों को एक अनसीन पैसेज और एक अनसीन पोएम है। अनसीन मतलब क्या होता है, आपके बुक के बाहर का, जो आपने कभी देखा नहीं है। तो आपके बुक के बाहर की कहीं से, इंटरनेट से कहीं से, वो 2 लेख दे देंगे आपको, 2 पैसेज दे देंगे। उन दोनों पैसेजों से 5-5 नंबर के एमसीक्यूज वो आपसे पूछेंगे, वो आपको लिखना है। ये पूरा आपका हो गया। ग्रामर सेक्शन में याद रखिएगा, ग्रामर सेक्शन इस बार इंटरेस्टिंग है। अक्सर ग्रामर सेक्शन लिखने वाला होता था, अब ग्रामर सेक्शन पूरा एमसीक्यू है। ग्रामर सेक्शन में 20 सवाल वो आपसे पूछेंगे टोटल, सारे के सारे सवाल एमसीक्यू वाले होंगे। 20 सवाल वो आपसे पूछेंगे, उसमें से आपको केवल 16 सवालों के जवाब देने हैं। और अगेन ये सारे सवाल जो है एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। मल्टीपल चॉइस, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। तो कोई भी 4 सवाल जिनका जवाब आपको नहीं देना है या नहीं आता हो, वो आप छोड़ सकते हैं। ग्रामर में भी एग्जैक्टली आपको क्या पढ़ना है वो उन्होंने आपको दिया है, सीबीएसई ने। फालतू की चीजें मत पढ़ना। शब्द और पद आपको पढ़ना है, शब्द और पद, ठीक है। अनुस्वार, है ना, अनुनासिक, ठीक है, और उपसर्ग प्रत्यय, स्वर संधि पढ़ना है, ये बहुत इजी होता है, मैं पढ़ा दूंगा। विराम चिन्ह, ये भी इजी होता है। और अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। तो इसमें मेरे ख्याल से पढ़ने लायक उपसर्ग प्रत्यय है, ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं। स्वर संधि और विराम चिन्ह इजी है, लेकिन ठीक है, ये भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो आपको क्या क्या पढ़ना है, शब्द और पद, अनुस्वार और अनुनासिक, एक एक सवाल पूछे जाएंगे इससे। उपसर्ग प्रत्यय, स्वर संधि, विराम चिन्ह, और सबसे जो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को, वाक्य भेद, ठीक है। तो ये चीजें आपको पढ़नी है ग्रामर सेक्शन में। इन्हीं में से क्लास 9th कोर्स भी आपसे सवाल जो है पूछा जाएगा। शुभम सर ये सब आपके लिए सिंप्लीफाई कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। और अब आपके पास मैं बता देता हूं कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं आपके राइटिंग सेक्शन में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। राइटिंग सेक्शन में आपको सारी चीजें नहीं पढ़नी है, कुछ चीजें सिर्फ पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जैसे एक अनुच्छेद लेखन आएगा, नंबर 1, एक अनुच्छेद लेखन आपको पढ़ना है, ठीक है। याद रखिए यहां पे एक चीज अच्छी है कि आपको सिर्फ अनौपचारिक पत्र दिया गया है। इनफॉर्मल लेटर जैसे दोस्त को, भाई को, रिश्तेदार को लिखते हैं। औपचारिक पत्र से थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है अनौपचारिक पत्र, ठीक है। तो आपको अनुच्छेद लेखन और सिर्फ अनौपचारिक, फॉर्मल लेटर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपने इंटरेस्ट के लिए देख लेना फॉर्मेट, नहीं तो जरूरत नहीं है। अनुच्छेद लेखन आपको पढ़ना है, अनौपचारिक पत्र आपको पढ़ना है। अगेन ये सीबीएसई ने इशू किया है, एक बार आप अपने टीचर से भी बात कीजिएगा, क्योंकि स्कूल का जो फाइनल एग्जामिनेशन का पेपर है वो टीचर ही बनाती है। तो टीचर इसको फॉलो करेगी, फिर भी टीचर से बात करते रहिएगा कि क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं। सीबीएसई के हिसाब से आपको सिर्फ अनुच्छेद लेखन, अनौपचारिक पत्र, ठीक है, सब स्कूल इसी को फॉलो करते हैं तो चिंता मत करना। अनुच्छेद लेखन पत्र में सिर्फ अनौपचारिक पत्र, चित्र वर्णन, कोई इमेज दे देंगे, बताओ उसमें क्या क्या दिख रहा है, उसको आप जितने अच्छे तरीके से हिंदी में डिस्क्राइब कर पाएंगे उतने अच्छे नंबर, ठीक है। और एक संवाद लेखन होगा, ठीक है, कि जैसे कि कई सालों बाद रमेश एकाएक अपने बचपन के मित्र मुकेश को देख करके चौंका,
रमेश ने कहा, अरे मुकेश तुम कैसे हो, और बस उसके आगे का संवाद अब आपको लिखना है। तो मुकेश क्या कहेगा, किस तरीके की उनकी कॉन्वर्जेशन हुई होगी, वो आपको वहां पे लिखना है। तो याद रखिएगा, ठीक है, चित्र वर्णन और संवाद लेखन, सिर्फ ये 4 चीज आपसे राइटिंग सेक्शन में लेखन खंड में पूछी जा सकती है। अनुच्छेद लेखन, अनौपचारिक पत्र, चित्र वर्णन और संवाद लेखन। ऑलराइट, बस साहब आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ये पीडीएफ। पर मार्किंग्स नहीं दिखेगी, जैसे मैंने यहाँ मार्किंग्स की है ना, मार्किंग्स गायब हो जाएगी, पर आप देख लेना। और फटाफट अब कौन कौन से चैप्टर्स डिलीटेड है इसमें, फटाफट। धर्म की आड़ बहुत अच्छा चैप्टर था, लेकिन चलो डिलीट कर दिया तो क्या कर सकते हैं। ये चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ना है, धर्म की आड़, आदमी नामा नहीं पढ़ना है, एक फूल की चाह नहीं पढ़ना है। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इमोशनल था, नहीं पढ़ोगे तो थोड़ा मर्म सुन लो, क्योंकि ये तुम्हारे चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक है। एक फूल की चाह, एक ऐसे गांव में एक ऐसे बुजुर्ग की एक लड़की है जिसकी माँ नहीं है, मतलब माता जी नहीं है, वो छोटी सी बच्ची अपने पिता के साथ रहती है। अब एकाएक क्या होता है, उस समय जो है साहब कोई महामारी चल गई थी, बर्ड फ्लू आज से कई सालों पहले आया था, जैसे अभी कोविड आया, उससे कई सालों पहले बर्ड फ्लू आया था। तो उस बर्ड फ्लू में कई लोग मर रहे थे बुखार से। तो अब हुआ क्या कि वो पिता कहते थे अपनी बेटी को छोटी सी कि बाहर मत खेलने जाओ, बाहर मत खेलने जाओ, क्योंकि बर्ड फ्लू चल रहा है, बर्ड फ्लू चल रहा है। लेकिन वो छोटी सी बच्ची है, वो तो खेलेगी, बच्चों को कहाँ इतना विवेक। लेकिन पिता को जिस बात का डर था, एक दिन वही हुआ, बच्ची बाहर खेल रही थी और खेलते खेलते एक दिन जब वो वापस आई तो बहुत बीमार हो गई, उसका शरीर तपने लगा। पिताजी ने डॉक्टर, वैद्य, ये जीवन की घटना है साहब, डॉक्टर वैद्य सब बुलाया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। फिर एकाएक अब पिताजी को लगा कि अब मैं क्या करूं, तो उनकी छोटी सी बच्ची जिसका शरीर अग्नि की मां तप रहा था, वो अपने पिता से कहती है कि मेरे को देवी मां के मंदिर का एक फूल लाके दे दो। पिताजी जाते हैं फूल लाने, पर पिताजी थोड़ी निम्न जाति के होते हैं, छोटी जाति के होते हैं। वो दूर से फूल उठा के लेके आ रहे होते हैं, उनको पकड़ लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। और जब वो कोई अगर कल को तुमसे पूछे ना कि इस देश में तो छुआछूत और जाति के आधार पे भेदभाव होता है, तो मना मत करना, पर हाँ हुआ है, अनफॉर्चुनेट है, हुआ है। पर यह भी जानना कि ये हमारे देश की सभ्यता नहीं थी, ये बाद में बहुत सारे आक्रांता है, उन्होंने चीज़ों को तोड़ दिया। जाति समझा, वर्ण नहीं समझा। जाति और वर्ण दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। मैं जाति से ब्राह्मण नहीं हूँ, किंतु वर्ण से ब्राह्मण हूँ, क्योंकि मेरा कर्म वही है। बाद में उन्होंने वेस्टर्न टेम्पलेट और वो मिडिल ईस्ट का टेम्पलेट तुम्हारे देश पे थोप के सब बर्बाद कर दिया। तुम मुझे एक बात बताओ, कोई ऐसा व्यक्ति जो विभीषण को, केवट को जब पूछा जाए कि आपके कितने भाई है, तो बोलते हैं अयोध्या से निकला तो 3 थे, केवट से मिला तो 4 और विभीषण से मिले तो 5। ये बात कोई ऐसा व्यक्ति कह सकता है क्या जो जाति में विश्वास रखता हो? खैर एनीवेज, कम बैक है। एक फूल की चाह, ये पार्ट भी आपको नहीं पढ़ना है। हामिद खान नहीं पढ़ना है। दिए जल उठे नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये 5 चैप्टर्स आपके डिलीटेड हैं, 3 स्पर्श से डिलीटेड है और 2 जो है संचयन से डिलीटेड है, ठीक है। धर्म की आड़, आदमी नामा, एक फूल की चाह, हामिद खान, दिए जल उठे, ये 5 चैप्टर्स आपके डिलीटेड है। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो में आप हिंदी कोर्स ए, हिंदी कोर्स बी और मोर इंपॉर्टेंटली सोशल साइंस के पूरे सिलेबस का आइडिया ले पाए हो, ठीक है। और फिलहाल मैं इस वीडियो को यही एंड करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज्ञान के साथ गुण भी सीख करके गए होंगे। आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Download the app now.